अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये ज़बान उर्दू का पेपर है जो पेपर सेकंड के लिए है, लेकिन हम उर्दू पेपर वन के लिए भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वही अंदाज़ होगा, वही चीज़ें होंगी जिसके अंदर हम सबको सरसरी मुताला उसके पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, जो पेपर वन वाले हैं वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो पेपर टू वाले हैं वो भी, उनके लिए भी इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी। तो ये दिसंबर 2022 का पेपर है, पैराग्राफ है, उस पर मबनी सवालात हैं। ठीक है, पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है हर वीडियो में हम बता रहे हैं। सरसरी मुताले के तहत पढ़ना है। सरसरी मुताले में हमें उसके मरकज़ी ख़याल का अंदाज़ा हो जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ की रीडिंग करना है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बचपन से ही बहुत ज़हीन और मेहनती थे। पढ़ाई का शौक़ देखकर माँ ने उन्हें अलीगढ़ भेज दिया था, जहाँ सर सैयद अहमद ख़ान का क़ायम किया हुआ मशहूर कॉलेज था, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बीए का इम्तिहान देने इलाहाबाद गए और पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। इंग्लिस्तान से वतन लौटने पर मौलाना को तालीम के महकमे में एक बड़ा ओहदा मिल गया, लेकिन वो कोई आज़ादाना पेशा इख्तियार करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में कामरेड हफ्तावारी अखबार निकाला। उन्होंने एक उर्दू अखबार भी निकाला। उर्दू उनकी मादरी ज़ुबान थी। मौलाना के मिजाज में आज़ादी से मोहब्बत का जज्बा बहुत शदीद था। वो हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे। देखिए, मरकज़ी ख़याल से हमें मालूम होता है कि पूरा पैराग्राफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सवालात भी उसी पर मबनी होंगे। सवाल नंबर 1 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बचपन में कैसे थे? चलिए जल्दी बताइए। पहली ही लाइन में आपको आंसर बहुत ज़हीन और मेहनती। जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बहुत ज़हीन और मेहनती थे, ये उसका पहला जवाब है। दूसरा सवाल है, मोहम्मद अली की माँ ने पढ़ाई का शौक़ देकर इन्हें कहाँ भेजा? अलीगढ़। अलीगढ़ सही जवाब है। मोहम्मद अली जौहर बीए का इम्तिहान देने कहाँ गए? हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद, औरंगाबाद? इलाहाबाद। 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 जी, आज उसका नाम क्या है? नहीं पता। आज इस शहर का नाम क्या रखा गया है? और योगी हुकूमत ने इस शहर का नाम बदल दिया है। ठीक है, हमको बताएं फौरी, उसके बाद क्लास के बाद बताएं या इसमें कमेंट करके बताएं। सवाल नंबर 4 अभी बता दीजिए। जी, आपने बताया तो हम बता दें। बता दीजिए। आपने बताया तो हम बता दें। ठीक, सवाल नंबर 4 है, काफ़ी मशहूर भी हुआ था, न्यूज़ में भी आया था, सभी को याद है, आपको भी याद आ जाएगा। सवाल नंबर 4 है, उन्होंने कामरेड अखबार किस ज़ुबान में निकाला? अंग्रेज़ी ज़ुबान। ओके, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में, अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़ुबान में। ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेज़ी ज़बान। नेक्स्ट है, मौलाना के मिजाज में कौन सा जज्बा बहुत शदीद था? आखिरी लाइन में है, मोहब्बत का जज्बा, वतन से मोहब्बत का जज्बा। ठीक है, तो यहाँ पर वतन से मोहब्बत है या आज़ादी से मोहब्बत है? देखिए ज़रा, मार्क्स कट सकते हैं आपके। आज़ादी से मोहब्बत का जज्बा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 6 है, जब इनको तालीम के मौके में मुलाजिमत मिली तो वो कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते थे? मुदर्रिस का, आज़ादाना पेशा, वकील का या तिजारत का पेशा? ऑप्शन बी, आज़ादाना पेशा। सही जवाब, आज़ादाना पेशा, बी ऑप्शन। जी। सवाल नंबर 7 है, इम्तिहान की जमा। ऑप्शन ए इम्तिहानात, इम्तिहानाते, मुम्तहिन और मुम्तहनात। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इम्तिहानात। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आज़ाद का मुतज़ाद यानी ज़िद अल्फाज बताइए। ग़ुलाम,
असीर, बंधा हुआ या मुक़य्यद? गुलाम। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। अच्छा, देखिए यहाँ पर चारों भी ऑप्शन पे आप गौर कीजिए। सवाल नंबर 8 के अंदर बहुत सारे सवालात इस तरह के मुतज़ाद और हम मानी दोनों भी सवालात किस्म के आते हैं, तो उसमें ऐसे भी अल्फाज आते हैं जो एक ही माने के होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब तो ऑप्शन ए ही है, ग़ुलाम। और असीर के माने भी क्या है बताइए आप? असीर बी का माने भी क्या है? और मुक़य्यद की मैंने गुलाम ही है जी, तो लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड है और ये गुलाम जिसको कैद किया गया हो। जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल का जो लेवल है, यानी कि जो लफ्ज़ हमको दिया गया है आज़ाद, तो उससे रिलेटेड जो जवाब होगा वो ग़ुलाम सही जवाब है। नेक्स्ट है, और एक इबारत दी गई है, इबारत पर मबनी आपको सवालात पूछे जाएंगे। इसको भी सरसरी मुताले के तौर पर आपको पढ़ना है। खुदा की कुदरत भी अजीब है, आबो हवा की मुनासिबत से हर मुल्क में ज़रूरत की चीज़ें पैदा होती है। सर्द ममालिक में रहने वालों के लिए सर्दी से बचाव की ज़रूरत होती है, इसलिए भेड़ें ज़्यादातर सर्द मुल्कों में ही पैदा होती है, ताकि इनके नरम बालों को काम में लाकर इंसान सर्दी से अपनी हिफाजत कर सके। भेड़ों के तमाम बदन पर बाल ही बाल होते हैं, यही ऊन है। ऊन में ये खासियत मौजूद होती है कि वह हवा को रोक लेता है। कदीम ज़माने में मिस्र के बाशिंदे भेड़ों से ऊन हासिल करके इससे ऊनी कपड़े तैयार करते थे। हमारे मुल्क में भेड़े पालने का फार्म कायम है, जहां अच्छी नस्ल की बड़े बालों वाली भेड़ें पाली जाती हैं और मशीनों से ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसका मरकज़ी उन्वान क्या होगा? भेड़ियों के मुतालिक है जिससे ऊन हासिल करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 9 है इसी से रिलेटेड। हर मुल्क में किसकी मुनासिबत से ज़रूरत की चीज़ें पैदा होती है? ऑप्शन 1 है आबो हवा की मुनासिबत से, ऑप्शन बी है चीज़ों की खपत की मुनासिबत से, चीज़ों की पैदावार की मुनासिबत से, चीज़ों के इस्तेमाल की मुनासिबत से। ऑप्शन ए आबो हवा की मुनासिबत से। जी, शुरुआत में ही दूसरे ही लाइन में इसको बता दिया गया है कि आबो हवा की मुनासिबत से हर मुल्क में ज़रूरत की चीज़ें पैदा होती हैं, इसलिए ठीक है, वही जवाब है उसका, आबो हवा की मुनासिबत से, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, भेड़ें ज़्यादातर कौन से मुल्कों में पैदा होती हैं? गर्म मुल्कों में, सर्द मुल्कों में, मुतदिल आबो हवा के मुल्कों में, सभी मुल्कों में? ऑप्शन बी, सर्द मुल्कों में। जी, भेड़ें आमतौर पर सर्द मुल्कों में पैदा होती हैं। नेक्स्ट है, सर्द मुल्कों में रहने वाले किसके बालों को काम में लाकर सर्दी से बचते हैं? भेड़ों के बालों से, रीछ के बालों से, याक के बालों से, भेड़िए के बालों से? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आसान जवाब है भेड़ों के बालों से। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, ऊन में क्या खासियत होती है? वो बहुत गर्म होता है, वो हवा को रोक लेता है, वो बहुत नरम होता है, वो बहुत मुलायम होता है? गर्म होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नहीं, अब यहाँ पर अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि वो बहुत गर्म होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। पैराग्राफ से रिलेटेड है तो जवाब भी आपका पैराग्राफ से रिलेटेड ही आना चाहिए। देखिए, अगर मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, आपने सुना भी है, देखा भी है कि ऊन की क्या खासियत है। ये देखिए यहाँ पर हवा को रोक लेता है। जी, तो यहाँ पर इस तरह के मार्क्स उर्दू में कटते हैं, आसान जवाब होते हैं लेकिन गलती से कट जाते हैं। तो यहाँ पर उसका जवाब ऑप्शन बी सही है। ऊन की ख़ास बात है कि वह हवा को रोक लेता है। सवाल नंबर 13 है, कहाँ के बाशिंदे ऊन हासिल करके ऊनी कपड़े बनाते हैं? मिस्र के बाशिंदे, रोम के बाशिंदे, यूनान के बाशिंदे या काबुल के बाशिंदे? मिस्र के बाशिंदे। यहाँ पर मिस्र के बाशिंदों का जिक्र हुआ है, इसलिए सही जवाब मिस्र के बाशिंदे। सवाल नंबर 14 है, खासियत की जमा? खासियतों, खासियातों, खासियतें, खासियातान?
ए। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए खासियतें। सी भी बताया किसी ने? सी है किसी के मुताबिक? जी सर, हमने बोले थे, लेकिन ऑप्शन ए राइट दिख रहा। जी, ऑप्शन ए राइट है। खासियत की जमा खासियतों, ठीक है। खासियतें अगर आप पढ़े होंगे तो सुनने में आपके फ़र्क हो सकता है, ये खासायतें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जी सर। सर्दी का मुतजाद क्या है? गर्मी, तपिश, हरारत या नरमी? गर्मी। ऑप्शन ए। सर्दी का मुतजाद गर्मी, ठीक। ये तपिश अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये तपिश साइंसी लफ्ज़ हैं, ठीक है। सर्दी का मुतजाद यहाँ पर गर्मी ही सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, ये बहुत सारे बच्चों ने सवाल के जवाब गलत किए हैं। गलत इसलिए होता है कि वो तमाम जवाब हमको याद रहते हैं या हम उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं जो हमारे नज़रों से गुज़रे हुए हों। जो चीज़ हमारे नज़रों से गुज़री हुई नहीं है तो वहाँ पर मार्क्स लाइल्मी तौर पे कट जाते हैं। तो सवाल हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो अब लागू हो चुकी है ऑल इंडिया के अंदर, उससे रिलेटेड है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उसी से रिलेटेड हैं। देख लीजिए कि कौमी तालीम पॉलिसी 2020 में मुतबादिल इजाफ़ी ज़ुबान के तौर पर किन गैर मुल्की ज़बानों की स्कूल के लिए सिफारिश की गई हैं, यानी ऐसी ज़ुबानें जो गैर मुल्की हैं और स्कूलों में सिखाने की यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसकी सिफारिश की गई है। तो गैर मुल्की ज़बानें पूरी यहाँ पर ABCD के अंदर आपको बताई गई है। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़े हैं या डिस्कस में हिस्सा लिए हैं तो आपको ये चीज़ें याद होगी, अगर नहीं होगी तो आप अंदाज़ा लगा कर बताइए। अगर लाइल्मी हैं या फिर हमने कौमी तालीमी पॉलिसी पर नज़र नहीं डाली है तो दो चीज़ें हमें इस सवाल से सबक मिलता है कि हमें उसको पढ़ना चाहिए था, और दूसरा सबक ये है कि अगर अभी तक जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो कौमी तालीमी पॉलिसी को ज़रूर देखें। यानी कि और भी ऐसी कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी या और एक सवाल आगे आने वाला है, सवाल नंबर 30 है वो निपुण भारत। ये अभी 2022-23 में भी हमको 20 के बाद स्कूलों में ट्रेनिंग हुई उसकी डाइट की तरफ से, निपुण भारत की शिक्षण परिषदें हुई। तो जो लोग अपडेट हैं हो सकता है कि आने वाले साल में कुछ नए टॉपिक पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मैं जवाब बता देता हूँ कि सवाल नंबर 16 में बताया गया है कि जो गैर मुल्की ज़ुबानों की सिफारिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो की गई है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। मैंडेरियन, जापानी, थाई, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, तुर्कीज़ और रूसी, ठीक। पुर्तगीज़ और रूसी, ये ज़बानें हैं जो स्कूलों के लिए सिफारिश की गई हैं। इसके क्या मकासद हैं वो इंशाल्लाह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। जी सर। चलिए, बाकी तीनों भी ऑप्शन में ये मैंडेरियन लैंग्वेज नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं अगर रिपीट हो जाए सवाल तो, ठीक है। जी सर। तीनों ऑप्शनों में मैंडेरियन नहीं है। तो जिस ऑप्शन में मैंडेरियन है, जापानी, थाई, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश, पुर्तगीज़ और रूसी है, ठीक। मैंडेरियन जिसमें हो आप उसको याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तमिलनाडु के एक ज़िले में कम्युनिटी के लोग तमिल ज़बान ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं, ठीक, लेकिन दूसरे इसे बआसानी समझ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलाक़ाई बोली, मुख्तलिफ ज़बान या सियासी बोली या समाजी बोली? इलाक़ाई बोली। अच्छा, और किसी का गेस? मुख्तलिफ ज़बान। समाजी बोली हो सकता है, ए या डी में से। जी, नहीं सॉरी, मुख्तलिफ ज़बान। ए या डी में से कोई एक हो सकता है, ये सही अंदाज़ा है। अभी जब इस तरह का लगा तो फिर हमको मोर एक्यूरेट की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा कि तमिलनाडु के एक ज़िले में कम्युनिटी के लोग तमिल, अब तमिलनाडु है तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज ही चलती है, ठीक है। तो मसला ये है कि वो तमिल ही बोलते हैं एक कम्युनिटी के लोग, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे से बआसानी समझ जाते हैं। जैसा कि
हम भी अगर हम इलाक़ाई तौर पर अगर हम लेते हैं, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और बिदर है, तो ये जो पहला जो पुराना दक्कन था हमारा हैदराबाद, तो यहाँ पर उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन इलाक़े के एतबार से और समाजी तसव्वुर की वजह से अंदाज़ अलग होता है। औरंगाबाद वाले अलग अंदाज़ में बोलते हैं लेकिन उर्दू ही बोलते हैं, परभनी वाले भी उर्दू ही बोलते हैं लेकिन अलग बोलते हैं, इनका अंदाज़ अलग है। इसी तरह मुंबई और कोंकण के इलाके में भी उर्दू बोली जाती है लेकिन अंदाज़ अलग अलग है। एक ही ज़ुबान है, अंदाज़ अलग अलग है, तो हम इसे समाजी बोली कहेंगे। सही आंसर। ठीक, एक ही ज़ुबान है इसलिए समाजी बोली। नेक्स्ट है, ये भी एक नया सवाल हमारे देखने में आया कि ज़ुबान के किस इस्तेमाल को निशातिया ज़ुबान कहते हैं। ज़ुबान के किस इस्तेमाल को निशातिया ज़ुबान कहते हैं। ऑप्शन ए है इंतज़ामिया की ज़ुबान, बी है तालीम की ज़ुबान, और सी कहाँ है, पेज नंबर जी, सी है मुलाजिमत के इंटरव्यू वगैरह के लिए रस्मी ज़ुबान, और डी है शादी ब्याह और जन्मदिन वगैरह के तकरीबात की ज़ुबान। कोई है अंदाज़ा किसी को? सर एक्सप्लेन कीजिए ना, निशातिया जुबान किसे कहते हैं। चलिए, तो ये निशातिया ज़ुबान ये एक नया लफ्ज़ है आमतौर पर हमारे सुनने में और देखने के लिए। तो जहाँ तक हमारी नॉलेज है तो वहाँ पर हम इंतज़ामिया को हम रस्मी ज़ुबान कहते हैं, तालीम की ज़ुबान को तो ख़ास तौर पे तालीमी ज़ुबान नहीं होती है, मुलाजिमत के इंटरव्यू के लिए वो तो इंटरव्यू की ज़ुबान होती है। चौथा जो ऑप्शन है वो उसका सही जवाब है, जिसमें कहा जा रहा है शादी ब्याह जन्मदिन वगैरह की तकरीबात की ज़ुबान। आप आमतौर पर इस निशातिया ये लफ्ज़ का इस्तेमाल खुशियों के मौके पर किया जाता है। ठीक है, खुशी के मौके पर, जैसे शादी है, ब्याह है, रस्म है, वलीमा है, अकीक़ा है। तो आमतौर पर आपने देखे होंगे कि जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड के ऊपर बज़्म निशात बोलकर लिखा जाता है, खुशी का मौका। ठीक है, निशात के माने हैं खुशी ही होती है, तो यहाँ पर निशातिया ज़ुबान ऐसी ज़ुबान जो खुशी के मौके पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक, जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बग़ैर कोशिश के मादरी ज़ुबान या घर की ज़ुबान सीखने की इंसानी सलाहियत को क्या कहते हैं। बग़ैर कोशिश के। ऑप्शन ए इंसानों की ज़बान सीखने की जबिल्लत, बी है ज़बान की जबिल्लत, सी है कसीर ज़ुबानें जानने वाला, और डी है ज़बान के इक्तिसाब के लिए आलाए कार। जी, आई थिंक बी, कंफर्म नहीं है। सर जिबिलत के मायने क्या है? ज़बान की जिबिलत, और ऑप्शन ए है इंसानों की ज़बान सीखने की जबिलत। जिबिलत से हमारा खुदादार सलाहियत हम उसे कह सकते हैं, लेकिन हम ये मत भूलिए सर कि ऑप्शन बी हो सकता फिर। ये मत भूलिए कि आप सीटेट पढ़ रहे हैं। सीटेट के अंदर आप जो पेपर दे रहे हैं वो ज़बान की पेडागोगी क्वेश्चंस हैं, जो पढ़ा है आपने उसी में से आने वाला है। सही जवाब ऑप्शन डी है, ज़बान के इक्तिसाब के लिए आलाए कार। ठीक है, तो ऐसी सलाहियत किसी भी इंसान की, ख़ास तौर पे ऐसी कोशिश की बात हो रही है, जो मादरी ज़बान या घर की ज़ुबान सीखने की इंसानी सलाहियत है। बग़ैर कोशिश के हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। हमने शुरुआत के उर्दू के पीरियड्स में इक्तिसाब पर, आमुज़िश पर तफसीली गुफ्तगू की है। ठीक है, तो हम बग़ैर कोशिश के ख़ुद ब खुद सीखते हैं, फ़ितरी माहौल में सीखते हैं, घर की ज़ुबान सीखते हैं, तो हम जानते हैं उसे इक्तिसाब कहते हैं। ठीक, और एक बात, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मादरी ज़ुबान ही हो, कोई भी ज़ुबान जो फ़ितरी माहौल में सीखी जाती है। हमने एक बार करेक्शन आपको बताए थे, ठीक है, कि कोई भी इल्म जो फ़ितरी तौर पर सीखा जाए, कोई भी महारत जो फ़ितरी तौर पर सीखी जाए बग़ैर कोशिश के, ज़रूरी नहीं है कि वो मादरी ही ज़ुबान हो। मादरी ज़ुबान स्पेशली है कि वो बग़ैर कोशिश के हम सीख लेते हैं। लेकिन किसी की एक मराठी मादरी ज़ुबान नहीं है, कोई मुसलमान लड़का है, उसकी मादरी ज़ुबान मराठी नहीं है,
लेकिन वो पला और बड़ा ही है मराठी कल्चर में, मराठी ज़ुबान के दौरान, तो वो मराठी को खुद ब खुद सीख लेगा, ठीक है, तब भी वो हम उसे इक्तिसाबी कहेंगे। ठीक, समझ में आया? जी सर। जी सर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20, दर्ज झैल में कौन सी महारत पर मबनी तदरीस आमोजिश के मकासद में शामिल नहीं है? कौन सी महारत पर मबनी तदरीस आमोजिश के मकासद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, समाज में कामयाबी से काम करना, मकासद के लिए महारतों के इतलाक़ को सीखना, बैन अफरादी महारतों को फ़रोग़ देना, और डी है सिर्फ मवाद पर दस्तरस होना। सिर्फ मवाद पर दस्तरस होना। सर ऑप्शन डी सर। जी, सही जवाब है आपका कि आमोजिश के मकासद में ये तमाम चीज़ें शामिल है जो आप ABC में पढ़ रहे हैं। समाज में कामयाबी हासिल करना सही है, मकासद के लिए महारतों को इतलाक़ देना ये भी आमोजिश के मकासद में से एक है, बैन अफरादी महारतों को भी फ़रोग़ देना सही है, सिर्फ मवाद पर दस्तरस हासिल करना ये आमोजिश का मकसद नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, दरसियात में ज़बान यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब क्या है? ज़बान दरसियात में ऑप्शन ए है मौजू के मवाद और ज़बान की आमोजिश में मवाद को जानने के लिए ज़बान की अहमियत को जानना, बी है मज़मून और बयानियों के बजाय मवाद के ज़रिए ज़बान की तदरीस, सी है ज़बान के क्लासरूम में रियाजी, साइंस और समाजी उलूम के ज़रिए मवाद की तदरीस, ऑप्शन डी है इस बात को तस्लीम करना कि स्कूली तालीम में ज़बान के बग़ैर किसी मौजू का मवाद मुमकिन नहीं है। सर डी। ऑप्शन डी दिख रहा सर। अच्छा, ऑप्शन डी अगर आपका हम सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं कि डी या ए भी दिख रहा सर, डी या ए। थोड़ी देर के बाद बी भी दिख जाता, फिर सी भी दिख जाता। चलिए हम उस पर गौर करते हैं। ए और ए और डी अगर दोनों भी अगर आपको इस तरह की चीज़ें लग रही तो आपके लिए और आसानी होती है कि बी और सी कट गए आप ही के अंदाजे के मुताबिक। तो जब आप किसी दो पर कंक्लूजन पे आते हैं तो फिर दोनों पे गौर करना, फिर दोनों में से एक फाइनलाइज करना। ठीक, तो यहाँ पर डी आपके पहले गेस में आया, इस बात को तस्लीम करना कि स्कूली तालीम में ज़बान के बग़ैर किसी मौजू का मवाद मुमकिन नहीं है। देखिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि स्कूली तालीम में ज़बान के बग़ैर किसी मौजू का मवाद मुमकिन नहीं है? ये जुमला सही है या गलत है? गलत है। गलत है सर। ज़बान के बग़ैर किसी मौजू का मवाद मुमकिन नहीं है। और ऑप्शन ए कहता है कि मौजू के मवाद और ज़बान की आमोजिश में मवाद को जानने के लिए ज़बान की अहमियत को जानना। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको गलत नज़र आ रहा है और ऑप्शन ए कह सवाल का जो आंसर ये ढूंढना है कि ज़बान दरसियात में ज़ुबान का मतलब क्या है, करिकुलम में ज़बान की अहमियत क्या है। वो उर्दू के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इस चीज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। ठीक है, तो उसका मतलब हमको जानना है क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो ए और डी तो आपने सही ऑप्शन लगाया, ए और डी में सही आंसर आपके लिए ए ही है, जो उसका मतलब ज़ाहिर करता है कि दरसियात यानी पूरा जो आपका करिकुलम है स्कूल का, उसमें मौजू के मवाद और ज़बान की आमोजिश में जो मवाद है, जो कंटेंट है, उसको जानने के लिए ज़बान की अहमियत को जानना। ठीक है, ज़बान को दरसियात में इसलिए रखा गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी कंटेंट आपको समझना है तो उसमें ज़बान की अहमियत है। ठीक है, जितनी ज़ुबान आपकी अच्छी होगी उतना कंटेंट आप आसानी से समझ सकेंगे। उर्दू ज़ुबान जितनी आसानी से होगी तो उर्दू ज़ुबान आपने जितनी महारत हासिल करेंगे उतनी अच्छे से आप उर्दू ज़ुबान में जितना भी उलूम है उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। इंग्लिश ज़ुबान अगर आपकी करिकुलम में अहमियत को आपको पढ़ना है तो इंग्लिश ज़ुबान में जितनी आप दस्तरस हासिल करेंगे तो उतना ही आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप दीगर नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन ए इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। ठीक है,
करेक्ट आंसर ए। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ज़बान की आमोजिश में काबिल फ़हम मवाद से क्या मुराद है। ज़बान की आमोजिश है, लैंग्वेज लर्निंग है, उसमें काबिल फ़हम मवाद से क्या मुराद। ऑप्शन ए है ज़बान के आमोजगारों को इनकी सतह से थोड़ा ऊपर की सतह से मुतारफ़ कराना। ये सवाल हमने इससे पहले प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस करे थे। ऑप्शन बी है ज़बान के आमोजगारों को इनकी सतह से थोड़ी नीचे की सतह पर लाना। ऑप्शन सी है आमोजगारों की ज़बान को समझने की सतह। और डी है ज़बान से रूबरू कराने के लिए आमोजगारों की ज़बान की सतह को समझना। ये सवाल हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सवाल इस तरह डिस्कस, जी बोलिए। सी। देखिए ये एक टर्म है काबिल फ़हम मवाद, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, ये उस चीज़ को ज़ाहिर करती है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनकी जो जनरल लेवल है अंडरस्टैंडिंग की, उससे थोड़ा ऊपर की सतह से जब आप कोई नॉलेज देते हैं, ठीक है, सीडीपी में उसे हम काबिल फ़हम मवाद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। समझ में आया? जी सर। ये हो सकता है कि इसको दूसरे अंदाज से भी इसको पूछा जा सकता है, तो आप इस बात, काबिल फ़हम मवाद से मुराद क्या है, तो आप इस बात को याद रखिए कि दूसरे अंदाज से भी अगर इसको सवाल पूछा गया अगर आने वाले पेपर में कि काबिल फ़हम मवाद क्या है, तो समझ लीजिए कि आमतौर पर जो लर्निंग लेवल है स्टूडेंट्स की, उस लेवल से थोड़ा उठकर तुलबा की सतह से मुतारफ़ कराना कोई भी कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उस्ताद अल्फाज के ऐसा मजमुआ देता है जिसका मौजू घर और स्कूल है। उस्ताद ने इन अल्फाज की मदद से दो अलहदा ग्रुप बनाने के लिए कहा। इसे क्या कहा जाता है? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। उस्ताद अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ देता है जिसका मौजू घर और स्कूल है, ठीक है, और उस्ताद ने इन अल्फाज की मदद से दो अलहदा ग्रुप बनाने के लिए कहा। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मौज़ूआती लफ्ज़ियात, ऑप्शन बी मौज़ूआती आमोजिश, ऑप्शन सी है तसव्वुरात की तश्कील और ऑप्शन डी है वफ़ूक़ी आमोजिश। जी, मौजू दिया जा रहा है और उसकी बुनियाद पर ऑप्शन बी सर। अच्छा देखिए, तो कोई होगा तसव्वुरात की तश्कील, ऑप्शन सी। देखिए आधा जवाब अक्सर सवालों के अंदर ही होता है। सवाल पर अगर आप गौर करेंगे तो सवाल में कहा जा रहा है कि उस्ताद क्या कर रहा है, अल्फाज के ऐसा मजमुआ देता है जिसका मौजू, ठीक है, पहला कीवर्ड है मौजू, घर और स्कूल है। दूसरा कीवर्ड है उस्ताद ने इन अल्फाज की मदद से दो अलहदा ग्रुप बनाए, ठीक है। दूसरा कीवर्ड है अल्फाज, ये लफ्ज़, तो उसने मौज़ूआत की बुनियाद पर अल्फाज की मदद से दो अलहदा ग्रुप बनाए। इसे क्या कहते हैं? तो आसान जवाब है उसका ऑप्शन नंबर ए मौज़ूआती लफ्ज़ियात, ठीक है। मौजू की मुनासिबत से अल्फाज को, लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके तुलबा को आमोजिश में मदद देना, ठीक है, तो इसे मौज़ूआती लफ्ज़ियात कहेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24, पढ़ने के दौरान शवाहिद और मुंतक़ की बुनियाद पर मानी अक्स करना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मानी का इस्तिंबात करना, ऑप्शन सी है अल्फाज के मानी मालूम करना, ऑप्शन डी है अपने मुताले की बुनियाद पर लिखने के काबिल होना। सवाल है पढ़ने के दौरान शवाहिद और मुंतक़ की बुनियाद पर मानी अक्स करना। ये लेवल ऑफ लर्निंग आप देखिए और जवाब बताइए।
पढ़ने के दौरान शवाहिद और मुंतख की बुनियाद पर मानी अक्स करना, ये मुताले की महारतों में से एक है। ठीक है, तो जब भी तालिब इल्म पढ़ने के दौरान शवाहिद पर गौर करता है, मुंतख की बुनियाद पर, लॉजिकल बेस पर उसके मानी अक्स करता है, तो हम उसे कहेंगे मानी का इस्तंबात। ठीक, नेक्स्ट है कुछ सवाल नंबर 25, ताउन का मफरूज़ा। ये CDP के अंदर भी आपने पढ़ा है, उर्दू के अंदर भी इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत है और आपने देखा भी होगा, जिसे हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, मालूम है ना स्काफोल्डिंग? लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र आया था। जी सर। तो स्काफोल्डिंग के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए है हर आमोज़गार आज़ाद है और इनफरादी तौर पर सीखने की ज़रूरत होती है। बी है मौज़ूआत और तामुल की बाहमी आमोज़िश है। सी है आमोज़िश के लिए अहम तशजीकार यानी स्टिमुलस के तौर पर समाजी तामुल। ऑप्शन डी है तमाम आमोज़िश आमोज़गारों की इनफरादी कोशिश होती है। जी, क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। और ऑप्शन ए भी हो सकता है। अच्छा, डी और ए आपके आए हैं यहाँ पर। डी कहता है कि तमाम आमोज़िश आमोज़गारों की इनफरादी कोशिश होती है। क्या ये मुमकिन है कि आमोज़गार अकेला ज़िम्मेदार है किसी भी आमोज़िश के लिए? पूरे थ्योरीज आपने पढ़े हैं साइकोलॉजी में, क्या ये मुमकिन है कि आमोज़गार ही पूरे आमोज़िश का ज़िम्मेदार है, इनफरादी कोशिश है? आपने देखा है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, तब जाकर आमोज़िश का असर होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी कट हो जाता है। ए कहा आपने हर आमोज़गार आज़ाद है और इनफरादी तौर पर सीखने की ज़रूरत है। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी यही सिखाती है क्या? कि हर आमोज़गार आज़ाद है और इनफरादी तौर पर सीखने की ज़रूरत है। ये बयान दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बी और सी देखिए आप कि मौज़ूआत और तामुल की बाहमी आमेज़िश, तो ये इसका फोल्डिंग के बारे में किसी भी चीज़ को पेश नहीं करता। मौज़ूआत और तामुल, इसका फोल्डिंग क्या है? हमने देखा है कि आमोज़िश के लिए आपको स्टिमुलस लगता है और स्टिमुलस एक समाजी तामुल है। ये इसका फोल्डिंग का के लिए बयान दुरुस्त है, ऑप्शन सी। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26, स्कूली तालीम में मादरी ज़ुबान की आमोज़िश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? इसमें बहुत सारे नंबरात कटते हैं, बयान दुरुस्त है या नहीं पहचानिए, या गलत कौन सा है बयान पहचानिए। तो बताइए यहाँ पर कि मादरी ज़ुबान की आमोज़िश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? मादरी ज़ुबान बेहतर वफ़ूक़ी तरक्की में माउन होती है, सही है कि नहीं? सर डी। अच्छा, हम ऊपर से चेक करते आएंगे मैडम। ठीक, तो मुझे बताइए कि मादरी ज़ुबान बेहतर वफ़ूक़ी और तरक्की में माउन होती है नहीं है? होती है। होती है। ऑप्शन बी है मादरी ज़ुबान आपसी बातचीत की महारतों को फ़रोग़ देती है या नहीं देती है? देती है। देती है सर। सही बात है। ऑप्शन सी है तस्वुरात को वाज़े तौर पर समझने में मादरी ज़ुबान माउन होती है, होती है। ये भी सही है। यस होती है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है मादरी ज़ुबान दूसरी ज़ुबानों के आमोज़िश में हारिज होती है यानी कि रुकावट बनती है। क्या ये बयान सही है? नो। नहीं सर। ठीक है, तो सही जवाब आपके लिए ऑप्शन डी है, जो बयान दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, 8वीं जमात का उस्ताद आमोज़गारों की पूरे साल की आमोज़िश को जमा करके रिकॉर्ड रखता है। ये भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस 2 वीडियो पहले हमने अंदाज़ा क़द्र के ऊपर भरपूर डिस्कस किए थे, उसी में से सवाल है।
8वीं जमात का उस्ताद आमोज़गारों की पूरे साल की आमोजिश को जमा करके रिकॉर्ड रखता है कि सेशन या सेमेस्टर के अख्ताम पर इसका अंदाज़ा क़द्र कर सकें। अंदाज़ा क़द्र के इस अमल को क्या कहते हैं? रिवायती अंदाज़ा क़द्र, पोर्टफोलियो अंदाज़ा क़द्र, किसी मकसद के लिए अंदाज़ा क़द्र या मुसलसल अंदाज़ा क़द्र? ऑप्शन बी सर। जी सही जवाब। देखे थे ना हमने पोर्टफोलियो। जी जी सर। पोर्टफोलियो से बड़ा क्या था जी? याद आया किसी को? इसमें से 48 मजमुई रिकॉर्ड। ठीक है, ये सबसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जी सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रहता। उसके बाद हमने आपको तरतीब से बताए थे। अगर कोई नए हैं तो वो पिछला अंदाज़ा क़द्र वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 28। दर्ज झैल में से कौन ज़बान की आमोजिश के लिए मुस्तनद यानी वेरीफाइड मतन नहीं है? कौन सा बयान सही नहीं है आमतौर पर? ऑप्शन ए है कहीं के किसी मुसन्निफ़ की तहरीर करदा कहानी, किसी शायर की एक नज़म, दरसी किताब के मुसन्निफ़ की दरसी किताब के लिए तख्लीक़ करदा नज़म, रेलवे का टाइम टेबल। डी रेलवे का टाइम टेबल। अच्छा, रेलवे का टाइम टेबल। सवाल ये है कि कौन ज़बान की आमोजिश के लिए मुस्तनद बयान नहीं है? अब देखिए यहाँ पर हम चारों भी ऑप्शन पे गौर करेंगे। ऑप्शन ए है कहीं के किसी मुसन्निफ़ की तहरीर करदा कहानी। ठीक है, तो ये जब मुसन्निफ़ का बयान आ रहा है तो मुसन्निफ़ का नाम आएगा, इसलिए ये मुस्तनद हो सकती है अगर मुसन्निफ़ का नाम है। किसी शायर का एक नज़म, ये भी मुस्तनद हो सकती है। रेलवे का टाइम टेबल है। और सी है दरसी किताब के मुसन्निफ़ की दरसी किताब के लिए तख्लीक़ करदा नज़म। गौर कीजिए, ऑप्शन जवाब आपको हम बताते, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होगा कि सर ये आंसर कैसा है। आंसर की के मुताबिक ऑप्शन सी है। ठीक है, दरसी किताब के मुसन्निफ़ की दरसी किताब के लिए तख्लीक़ करदा नज़म, ये उसका मुस्तनद मतन नहीं है ज़बान की आमोजिश के लिए। ठीक है, सर ज़बान की आमोजिश के लिए रेलवे का टाइम टेबल कैसा मुस्तनद हो सकता? अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमको कोरिलेट करना ज़रूरी है। कौन ज़बान की आमोजिश के लिए मुस्तनद मतन नहीं है? अब वो रेलवे के टाइम टेबल और सी है दरसी किताब के मुसन्निफ़ की दरसी किताब के लिए तख्लीक़ करदा नज़म। ठीक है, ए और बी तो कंफर्म है कि वो मुस्तनद मतन हो सकते हैं, और सी और डी में हमारे पास तज़्वज़ब में मुब्तला हैं हम कि सी क्यों आया और डी क्यों नहीं है। तो आंसर की में आपके पास लेकिन दरसी किताब के मुसन्निफ़ की दरसी किताब के लिए तख्लीक़ करदा नज़म को मुस्तनद नहीं माना गया है। ठीक है, इसको और दूसरी किसी और आंसर की में भी हम देखकर इंशाल्लाह आपको बताएंगे अपने प्रैक्टिस वाले ग्रुप में। ठीक है, ठीक है जी सर। चलिए जी सर। आप भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं सवाल नज़र आए तो मुझे भी इत्तला कीजिए। ले लिए? जी सर। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 29। दर्ज झैल में कौन ज़बान में शामिल होने की सरगर्मी नहीं है? ऑप्शन ए है आमोज़गार 4-4 के ग्रुप में मतन को पढ़ते हैं और इस पर मबनी अपना काम करते हैं। ऑप्शन बी है आमोज़गार लोगों से इनके कामों के बारे में बातचीत के लिए गाँव जाते हैं। ऑप्शन सी है आमोज़गार अपनी सरगर्मियों और एहसासात के बारे में एक हफ़्ते में अपनी डायरी यानी याददाश्त लिखते हैं।
ऑप्शन डी है उस्ताद नज़्म की बुलंदख्वानी करता है और तुलबा उसको दोहराते हैं। तो कौन सी ज़बान की सरगर्मी नहीं है? आसान जवाब है सी। ज़बान की सरगर्मी नहीं है वो बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए बी सर। नहीं, आप मैं कह रहा हूं कि सरगर्मी नहीं है पूछ रहा है, सरगर्मी कौन सी नहीं है इसमें से? आमोजगार चार चार के ग्रुप बनाकर मतन में पढ़ते हैं, इस पर अपना अपना काम करते हैं, ये सरगर्मी नहीं है क्या? सर डी। आप समझ में आया आपके? तो ऑप्शन तीनों पे गौर कीजिए ऊपर वाले कि चार चार के ग्रुप बनाकर मतन को पढ़ते हैं, ये सरगर्मी है या नहीं है? है सर। आमोजगार लोगों से इनके कामों के बारे में बातचीत के लिए गांव जाते हैं, ये भी सरगर्मी है कि नहीं है? ऑप्शन सी है आमोजगार अपनी सरगर्मियों और एहसासात के बारे में अपनी डायरी लिखते हैं, याददाश्त लिखते हैं, ये भी तो सरगर्मी है। कौन सी सरगर्मी नहीं है पूछा उसने, तो ऑप्शन डी उसका सही जवाब है। उस्ताद नज़्म की बुलंदख्वानी करता है और तुलबा उसको दोहराते हैं, ये कोई सरगर्मी हुई क्या? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट है निपुण भारत प्रोग्राम। मैंने आपको जिक्र किया था कि आगे एक सवाल आने वाला है 30 नंबर का, निपुण भारत प्रोग्राम का मकसद क्या है। ठीक है, तो निपुण भारत का मकसद क्या है? ऑप्शन ए है 2025 तक प्राइमरी स्कूलों में आलमी और बुनियादी ख़वानदगी और अदद शनासी का हुसूल। आप में से अगर कोई टीचर है जो स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने शिक्षण परिषद जो 2022-23 में हुई थी उन लोगों अटेंड किया है कोई? तस्नीम मैडम आपने अटेंड किए? शिक्षण परिषद हो रहे थे क्या? सर मैंने अटेंड नहीं की हूँ। ओके, 2022-23 में हर ज़िले में डाइट की तरफ से शिक्षण परिषदें हुई, उसके अंदर हम भी थे, हम भी एज ए रिसोर्स पर्सन के हैसियत से हम भी इसमें शामिल थे और हमने भी इन कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की जो डाइट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हमको मिले थे। तो उसमें से एक निपुण भारत है जिसका मकसद ये है कि 2025 तक का इसका टारगेट है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं महाराष्ट्र के, तो उनको आलमी तौर पर हमको लिटरेट बनाना है। बुनियादी ख़वानदगी है जिसके अंदर बुनियादी ख़वानदगी से मुराद हर बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है, वो ज़बान के अंदर। और दूसरा जो रियाजी की अदद शनासी का हुसूल है, यानी कि बुनियादी ऑपरेशंस बच्चों को आने चाहिए लैंग्वेज को लेकर के और ज़बानों को लेकर के। ये निपुण भारत ख़ास तौर पर 2025 का टारगेट रखता है, ठीक है। इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ सर्वे भी किए गए, ट्रेनिंग दी गई और शिक्षण परिषद के अंदर भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो आप याद रखिए कि निपुण भारत जो है वो 2025 तक का हदफ तय करता है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं तो वो उनके अंदर बुनियादी ख़वानदगी आए उनको। इसीलिए यहाँ पर किताबों के अंदर इक्तिसाबी माहसल भी दिए गए हैं कि आपको पहली जमात में, दूसरी जमात में, तीसरी जमात में बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम्स पहले ही फराहम कर दिए गए हैं कि कम से कम इतना बच्चे को आना चाहिए बुनियादी ख़वानदगी, ठीक। तो सही आंसर उसका ए है, ठीक है जी सर। समझ में आया? जी सर। चलिए इंशाल्लाह कल छुट्टी है, मतलब मंडे को कल भी क्लास होगी सीडीपी की, ओके जी सर। वो सिटी का नाम बताने वाले थे आप? जी, मेरे ख्याल से दीनदयाल रखे हैं या देखिए ज़रा, पंडित दीनदयाल ही रखे हैं क्या? कोई गूगल करो इलाहाबाद का नया नाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.